पर्पल काऊ सेठ गोर्डन द्वारा लिखी गई एक क्रांतिकारी विपणन पुस्तक है जो व्यवसायों को उनकी रणनीतियों को बदलने के लिए प्रेरित करती है ताकि वे आज के भीड़भाड़ वाले बाजार में खड़े हो सकें। गोर्डन पर्पल काऊ की अवधारणा का परिचय देते हैं जो इस बात का प्रतीक है कि किसी उत्पाद या सेवा को ध्यान आकर्षित करने और उपभोक्ताओं का ध्यान खींचने के लिए उल्लेखनीय और अद्वितीय होना चाहिए। पुस्तक में व्यवहारिक सलाह और वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से गोर्डन कंपनियों को लगातार नवाचार करने और ऐसे उत्पाद और सेवाएं बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जो केवल अच्छे नहीं बल्कि असाधारण हों। अध्याय 1 पर्पल काऊ का सबक। विपणन और विज्ञापन के व्यापक परिदृश्य में एक मौलिक अवधारणा मौजूद है जो व्यवसायों को उनकी स्थिति और लक्षित दर्शकों को आकर्षित करने के तरीके को बदल सकती है। यह अवधारणा है विशिष्ट होना, अलग होना, एक पर्पल काऊ बनना। इस विचार का सार इस अवलोकन पर आधारित है कि साधारण चीजें अब किसी का ध्यान नहीं खींचती हैं, विशिष्ट चीजें जरूर करती हैं। कल्पना करें कि आप गायों से भरे एक मैदान से गुजर रहे हैं। शुरुआत में गायें दिलचस्प लग सकती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे एक समान और उबाऊ लगने लगती हैं। अब कल्पना करें कि अचानक आपको एक बैंगनी गाय दिखाई देती है। ये तुरंत आपका ध्यान खींचेगी। यही मुख्य बिंदु है। एक बैंगनी गाय कुछ विशिष्ट होती है, कुछ ऐसा जिसे आप हर दिन नहीं देखते हैं। यह वो अंतर है जिसे व्यवसायों को खड़ा होने के लिए खोजना चाहिए। विशिष्ट होने की आवश्यकता। पर्पल काऊ बनने का पहला कदम ये समझना है कि विशिष्ट होना क्यों आवश्यक है। आज के समय में केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे अच्छे उत्पाद और सक्षम सेवाएं उपलब्ध हैं। जो वास्तव में एक ब्रांड को अलग करता है वो है उसकी विशिष्टता, उसके द्वारा ग्राहकों को प्रदान की गई अतिरिक्त मूल्य। विशिष्ट होने के लिए एक कंपनी को मानक अपेक्षाओं से परे जाना चाहिए। इसमें न केवल गुणवत्ता और सेवा की बुनियादी वादों को पूरा करना शामिल है, बल्कि कुछ अप्रत्याशित भी प्रदान करना है जो ग्राहकों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करे। साधारण और असाधारण के बीच का अंतर अक्सर केवल एक छोटा अतिरिक्त होता है, लेकिन वही अतिरिक्त एक भूरी गाय को एक पर्पल काऊ बना देता है। नवाचार का महत्व। नवाचार पर्पल काऊ का हृदय है। ये केवल कुछ अलग करने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जो वास्तव में ग्राहकों को अतिरिक्त मूल्य प्रदान करता है। वे कंपनियां जो विशिष्ट होती हैं, वे लगातार सुधार और नवाचार की तलाश करती हैं और कुछ ऐसा पेश करती हैं जो उनके प्रतिस्पर्धियों से मेल नहीं खा सकता। नवाचार कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि तकनीकी प्रगति, नई विपणन रणनीतियां और ग्राहक सेवा के नए तरीके। कंपनियों को नई विचारों को खोजने और विभिन्न तरीकों के साथ प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए एक खुला मन और गणना किए गए जोखिम लेने की तत्परता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया तो उसने केवल एक नया फोन पेश नहीं किया, बल्कि उसने मोबाइल प्रौद्योगिकी के साथ हमारे इंटरैक्शन को पूरी तरह से बदल दिया। टच स्क्रीन, सहज इंटरफेस और अन्य तकनीकों के साथ एकीकरण ने आईफोन को मोबाइल फोन बाजार में एक पर्पल काऊ बना दिया। ग्राहक की धारणा। पर्पल काऊ बनना केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह भी कि आपके ग्राहक आपको कैसे देखते हैं। धारणा विपणन में एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि ग्राहक आपके ब्रांड को कुछ विशेष, कुछ अलग मानते हैं, तो वे आपके उत्पादों या सेवाओं को प्रतिस्पर्धा के ऊपर चुनने की अधिक संभावना रखते हैं। इसे मजबूत ब्रांडिंग, एक सम्मोहक कहानी और प्रभावी संचार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जोखिम का सामना करना। विशिष्ट और अलग होने का प्रयास करना जोखिमों के साथ आता है। सभी नवाचार सफल नहीं होंगे और सभी विचार बाजार में खड़े नहीं होंगे। हालांकि इन जोखिमों से बचना और सामान्य की सुरक्षा का चयन करना वास्तव में अधिक खतरनाक है। कंपनियां जो अलग होने और जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करती, वे प्रतिस्पर्धा के समुद्र में अदृश्य होने के लिए अभिशप्त होती हैं। नवाचार की संस्कृति बनाना। लगातार विशिष्ट होने के लिए कंपनियों को अपने संगठन में नवाचार की संस्कृति बनानी चाहिए। इसका अर्थ है एक ऐसा वातावरण बनाना जहां नए विचारों को महत्व दिया जाता है और कर्मचारियों को नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एप्पल, नाइक और गूगल जैसी कंपनियों ने अपने नवाचार और जोखिम लेने की तत्परता के कारण काफी सफलता प्राप्त की है। नवाचार संस्कृति शीर्ष से नीचे तक बनाई जाती है। नेताओं को नवीन व्यवहार का मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए और कर्मचारियों को नए विचारों को प्रयोग और परीक्षण करने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा ये पहचानना और पुरस्कृत करना महत्वपूर्ण है कि वे जो नवाचारी विचार और रचनात्मक समाधान प्रदान करते हैं। पर्पल काऊ के कार्यान्वयन के लिए रणनीतियाँ। पर्पल काऊ दृष्टिकोण को अपनाने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ प्रमुख रणनीतियाँ दी गई हैं जो कंपनियों को इस अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू करने में मदद कर सकती हैं। अपने दर्शकों को जानें, अपने ग्राहकों और उनकी जरूरतों को गहराई से समझें। बाजार अनुसंधान करें ताकि यह पता चल सके कि वे सबसे अधिक मूल्यवान क्या हैं और आप उन्हें क्या अनूठा प्रदान कर सकते हैं। एक अनूठा उत्पाद या सेवा विकसित करें। पहचानें कि आपका उत्पाद या सेवा क्या अलग बनाता है और सुनिश्चित करें कि यह अंतर ग्राहकों के लिए सार्थक हो।
ये केवल अलग होने के बारे में नहीं है, बल्कि मूल्यवान होने के बारे में है। प्रभावी संचार। एक बार जब आपके पास एक विशिष्ट उत्पाद या सेवा हो, तो आपको इसे प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना होगा। अपने ब्रांड की कहानी बताने और ये दिखाने के लिए कि आप अद्वितीय हैं, सभी उपलब्ध प्लेटफार्मों का उपयोग करें। यादगार अनुभव बनाएं। उत्पाद से परे, ग्राहक का अनुभव असाधारण होना चाहिए। पहले संपर्क से लेकर बिक्री के बाद की सेवा तक, हर बातचीत को आपके ब्रांड की विशिष्टता को सुदृढ़ करना चाहिए। निरंतर नवाचार को बढ़ावा दें। पर्पल काउ एक बार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक सतत प्रयास है। एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां नवाचार संस्कृति का हिस्सा हो और कर्मचारी नए विचारों को प्रस्तावित करने और परीक्षण करने के लिए प्रेरित महसूस करें। मापें और अनुकूलित करें। अपने विभेदन प्रयासों के प्रभाव को मापने के लिए मीट्रिक कार्यान्वित करें और परिणामों के आधार पर अपनी रणनीति को समायोजित करें। नई परिस्थितियों के अनुकूल तेजी से अनुकूलन क्षमता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत और रणनीतियां किसी भी कंपनी के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करती हैं जो प्रतिस्पर्धी बाजार में खड़ा होना चाहती है। इन सिद्धांतों को समझकर और लागू करके, कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को ऐसे कुछ में बदल सकती हैं जो न केवल ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव भी पैदा करता है। अध्याय 2, उल्लेखनीयता के नियम। इस अध्याय में सेठ गोर्डन उल्लेखनीय उत्पादों और सेवाओं के निर्माण और रखरखाव के नियमों की चर्चा करते हैं। विशिष्ट होना केवल भाग्य की बात नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है जिसे सही ढंग से समझना और लागू करना आवश्यक है। नियम 1, जोखिम का नियम। विशिष्ट बनने के लिए एक कंपनी को जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाजार में नवाचार और अंतर करने का मतलब है आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना और यथास्थिति को चुनौती देना। कई कंपनियां ज्ञात की सुरक्षा को पसंद करती हैं, लेकिन यह उन्हें औसत दर्जे और भीड़भाड़ वाले बाजार में अनदेखी होने के लिए मजबूर कर देती है। गणना किए गए जोखिम का उदाहरण। गूगल एक कंपनी का उत्कृष्ट उदाहरण है जो गणना किए गए जोखिम उठाती है। गूगल ग्लास जैसे उत्पादों को लॉन्च करने से, जो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुए, लेकर गूगल सर्च और गूगल मैप्स जैसी नवाचारों तक, जिसने उनकी उद्योगों को बदल दिया, गूगल का जोखिम लेने की तत्परता इसकी सफलता की कुंजी रही है। नियम 2, आवृत्ति का नियम। ग्राहकों की रुचि बनाए रखने के लिए एक कंपनी को निरंतर विकास में रहना चाहिए और एकल उल्लेखनीय सफलता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। निरंतर नवाचार प्रासंगिक बने रहने और बाजार का ध्यान बनाए रखने की कुंजी है। नवाचार में आवृत्ति। एप्पल, उदाहरण के लिए, आईपॉड की सफलता के बाद नहीं रुका। इसने आईफोन, आईपैड और एप्पल वॉच जैसे उत्पादों के साथ नवाचार जारी रखा। प्रत्येक ने अपने उत्पाद श्रेणी को पुनः परिभाषित किया और उद्योग में नए मानक स्थापित किए। नियम 3, भेदभाव का नियम। खड़ा होने के लिए एक उत्पाद या सेवा को प्रतियोगिता से महत्वपूर्ण रूप से अलग कुछ प्रदान करना चाहिए। इसका मतलब केवल अलग होना नहीं है, बल्कि एक अंतर प्रदान करना है जो ग्राहकों के लिए वास्तविक मूल्य है। सफल भेदभाव का उदाहरण, टेस्ला ने इसे केवल अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही नहीं किया, बल्कि स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके भी किया। इसकी सुपरचार्जर नेटवर्क और सौर ऊर्जा समाधान यह उदाहरण है कि कैसे टेस्ला अन्य कार निर्माताओं से अलग है। नियम 4, ध्यान का नियम। ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक ऐसी दुनिया में जहां उपभोक्ताओं को लगातार जानकारी और विकल्पों से बमबारी की जाती है, ध्यान एक मूल्यवान संसाधन बन गया है। ध्यान आकर्षित करना। नाइक ने नवीन और अर्थपूर्ण विज्ञापन अभियानों के साथ ध्यान आकर्षित करने में उत्कृष्टता प्राप्त की है। जस्ट डू इट अभियान न केवल उत्पाद बेचता है, बल्कि लोगों को प्रेरित भी करता है, ब्रांड के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाता है। नियम 5, अपेक्षा का नियम। ग्राहक की अपेक्षाओं को पार करना एक उत्पाद या सेवा को वास्तव में उल्लेखनीय बना सकता है। जब कंपनियां अपनी वादों से अधिक देती हैं, तो वे एक यादगार अनुभव बनाती हैं जिसे ग्राहक साझा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। अपेक्षाओं को पार करना। Amazon ने काफी हद तक अपने ग्राहक सेवा, तेजी से डिलीवरी और उपयोगकर्ता मित्रता प्लेटफॉर्म के साथ ग्राहकों की अपेक्षाओं को पार करके अपनी सफलता बनाई है। नियम 6, अनुभव का नियम। ग्राहक का अनुभव उत्पाद के समान ही महत्वपूर्ण है। एक असाधारण ग्राहक अनुभव एक साधारण उत्पाद को असाधारण बना सकता है। ग्राहक अनुभव। स्टारबक्स केवल कॉफी नहीं बेचता, यह एक ऐसी जगह प्रदान करता है जहां लोग मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। स्टारबक्स में ग्राहक का अनुभव इसके मूल्य प्रस्ताव का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके वैश्विक सफलता की कुंजी है। नियम 7, प्रतिबद्धता का नियम। ग्राहकों के प्रति एक सच्ची प्रतिबद्धता एक लेन देन संबंध को एक वफादार और दीर्घकालिक संबंध में बदल सकती है। जो कंपनियां प्रामाणिकता दिखाती हैं और वास्तव में अपने ग्राहकों की परवाह करती हैं, वे अक्सर वफादार ग्राहकों और ब्रांड के समर्थकों का आधार बनाती हैं। ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता। पैटागोनिया अपने पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है। ये प्रतिबद्धता अपने ग्राहकों के साथ गहराई से गूंजती है, एक वफादार समुदाय बनाती है जो न केवल इसके उत्पादों का समर्थन करती है, बल्कि इसके मूल्यों का भी समर्थन करती है।
उल्लेखनीयता के नियमों को लागू करना। इन नियमों को अपनाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण और सावधानीपूर्वक निष्पादन की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ प्रमुख रणनीतियाँ दी गई हैं जो कंपनियों को सफलतापूर्वक इस अवधारणा को लागू करने में मदद कर सकती हैं। अपने दर्शकों को जानें, अपने ग्राहकों और उनकी जरूरतों को गहराई से समझें। बाजार अनुसंधान करें ताकि यह पता चल सके कि वे सबसे अधिक मूल्यवान क्या हैं और आप उन्हें क्या अनूठा प्रदान कर सकते हैं। एक अनूठा उत्पाद या सेवा विकसित करें। पहचानें कि आपका उत्पाद या सेवा क्या अलग बनाता है और सुनिश्चित करें कि यह अंतर ग्राहकों के लिए सार्थक हो। ये केवल अलग होने के बारे में नहीं है, बल्कि मूल्यवान होने के बारे में है। प्रभावी संचार। एक बार जब आपके पास एक विशिष्ट उत्पाद या सेवा हो, तो आपको इसे प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना होगा। अपने ब्रांड की कहानी बताने और ये दिखाने के लिए कि आप अद्वितीय हैं, सभी उपलब्ध प्लेटफार्मों का उपयोग करें। यादगार अनुभव बनाएं। उत्पाद से परे, ग्राहक का अनुभव असाधारण होना चाहिए। पहले संपर्क से लेकर बिक्री के बाद की सेवा तक, हर बातचीत को आपके ब्रांड की विशिष्टता को सुदृढ़ करना चाहिए। निरंतर नवाचार को बढ़ावा दें। पर्पल काउ एक बार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक सतत प्रयास है। एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां नवाचार संस्कृति का हिस्सा हो और कर्मचारी नए विचारों को प्रस्तावित करने और परीक्षण करने के लिए प्रेरित महसूस करें। मापें और अनुकूलित करें। अपने विभेदन प्रयासों के प्रभाव को मापने के लिए मीट्रिक कार्यान्वित करें और परिणामों के आधार पर अपनी रणनीति को समायोजित करें। नई परिस्थितियों के अनुकूल तेजी से अनुकूलन क्षमता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत और रणनीतियां किसी भी कंपनी के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करती हैं जो प्रतिस्पर्धी बाजार में खड़ा होना चाहती है। इन सिद्धांतों को समझकर और लागू करके कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को ऐसे कुछ में बदल सकती हैं जो न केवल ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव भी पैदा करता है। अध्याय 3, आइडिया वायरस का निर्माण और प्रसार। विपणन की दुनिया में आइडिया वायरस शब्द का उपयोग एक ऐसे विचार के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तेजी से फैलता है, जैसे एक जैविक वायरस। इस अध्याय में सेथ गोर्डन बताते हैं कि कंपनियां आइडिया वायरस कैसे बना सकती हैं और उनका लाभ कैसे उठा सकती हैं ताकि उनके उत्पाद और सेवाएं उल्लेखनीय बन सकें और महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकें। आइडिया वायरस की प्रकृति। आइडिया वायरस एक ऐसा विचार होता है जो इतना शक्तिशाली और संक्रामक होता है कि लोग इसे साझा करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। एक विचार को आइडिया वायरस बनने के लिए इसे कुछ मानदंडों को पूरा करना चाहिए। नवीनता, ये कुछ नया और आश्चर्यजनक होना चाहिए। रुचि, ये दर्शकों के लिए दिलचस्प और प्रासंगिक होना चाहिए। संचार में सरलता, इसे समझना और प्रसारित करना आसान होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रासंगिकता, इसे व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ना चाहिए जिससे वे एक संबंध महसूस करें और इसे साझा करना चाहें। आइडिया वायरस का निर्माण। आइडिया वायरस का निर्माण एक स्वाभाविक रूप से उल्लेखनीय विचार के साथ शुरू होता है। सभी विचारों में आइडिया वायरस बनने की क्षमता नहीं होती। इन्हें ध्यानपूर्वक डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि वे ध्यान आकर्षित करें और लोगों को इसे साझा करने के लिए प्रेरित करें। यहाँ कुछ प्रमुख कदम हैं जो एक प्रभावी आइडिया वायरस बनाने में मदद कर सकते हैं। लक्ष्य दर्शकों की पहचान, ये समझना कि विचार किसके लिए है, महत्वपूर्ण है। एक आइडिया वायरस अधिक प्रभावी होगा यदि यह एक विशिष्ट समूह को लक्षित करता है जो इसमें रुचि रखता हो और इसे साझा करने के लिए प्रेरित हो। साझा करने के लिए डिजाइन करें। विचार को संप्रेषणीय होना चाहिए। इसमें जानकारी को सरल बनाना और इसे स्पष्ट और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना शामिल है। इन्फोग्राफिक्स, वीडियो और संक्षिप्त प्रभावशाली संदेश प्रभावी प्रारूप होते हैं। भावनाओं का लाभ उठाना। भावनाएं वायरलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे विचार जो मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, जैसे खुशी, आश्चर्य, डर या सहानुभूति, अधिक साझा किए जाते हैं। भागीदारी को प्रोत्साहित करें। लोग किसी विचार को साझा करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं यदि उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसमें पुरस्कार, सामाजिक मान्यता या बस कुछ नया और रोमांचक साझा करने की संतुष्टि शामिल हो सकती है। आइडिया वायरस का प्रसार। एक बार विचार बना लेने के बाद अगला कदम इसे प्रसारित करना है। आइडिया वायरस के प्रसार की कुंजी यह सुनिश्चित करना है कि विचार का प्रसार आसान और प्रेरक हो। यहाँ कुछ रणनीतियाँ हैं जो इसे हासिल करने में मदद कर सकती हैं। प्रभावशाली व्यक्तियों और प्रवक्ताओं का उपयोग करें। उन प्रभावशाली लोगों और प्रवक्ताओं की पहचान करें और उनका उपयोग करें जो विचार को फैलाने में मदद कर सकते हैं। इन व्यक्तियों का पहले से ही एक जुड़ा हुआ दर्शक होता है जो उनकी सिफारिशों पर भरोसा करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आइडिया वायरस के प्रसार के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर विचारों को तेजी से साझा किया जा सकता है। इवेंट्स और एक्सपीरियंस। विचार के आसपास इवेंट्स और एक्सपीरियंस बनाना रुचि पैदा कर सकता है और लोगों को इसे साझा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। लाइव इवेंट्स, लाइव स्ट्रीम और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस आइडिया वायरस के पहुंच को बढ़ा सकते हैं।
मल्टीमीडिया कंटेंट, वीडियो, इमेजेस और आकर्षक ग्राफिक्स का उपयोग विचार को अधिक साझा करने योग्य बना सकता है। मल्टीमीडिया कंटेंट सरल टेक्स्ट की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित करता है और साझा करना आसान होता है। सफल आइडिया वायरस के उदाहरण, आइस बकेट चैलेंज। ALS रिसर्च के लिए लाखों डॉलर जुटाने वाला आइस बकेट चैलेंज सबसे सफल वायरल अभियानों में से एक था। अभियान प्रभावी था क्योंकि इसमें भाग लेना आसान था, यह एक मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता था और सोशल मीडिया का लाभ उठाकर तेजी से फैलता था। ओल्ड स्पाइस, द मैन योर मैन कुड स्मेल लाइक। इस विज्ञापन अभियान ने एक हास्यास्पद और यादगार दृष्टिकोण का उपयोग करके ध्यान आकर्षित किया और इसकी मौलिकता और साझा करने में आसानी के कारण वायरल हो गया। आइडिया वायरस के प्रभाव का मापन। आइडिया वायरस के प्रभाव को मापना इसकी प्रभावशीलता को समझने और भविष्य की अभियानों में सुधार करने के लिए आवश्यक है। कुछ प्रमुख मैट्रिक्स में शामिल हैं। पहुंच और दृश्यता, कितने लोगों ने विचार को देखा या इसके साथ इंटरैक्ट किया। संलग्नता, लाइक्स, टिप्पणियां, साझा करना और अन्य इंटरैक्शन की मात्रा। रूपांतरण, कितने लोगों ने वांछित कार्रवाई की, जैसे साइन अप करना, खरीदारी करना आदि। भावना, विचार के प्रति समग्र धारणा और भावना। इन सिद्धांतों और रणनीतियों का पालन करके कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को विशिष्ट और प्रभावशाली बना सकती हैं, जिससे न केवल ध्यान आकर्षित होता है बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव भी पैदा होता है। अध्याय 4, प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं का महत्व। इस अध्याय में सेथ गोर्डन प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं, जिन्हें अर्ली अडॉप्टर्स भी कहा जाता है, की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करते हैं और कैसे वे किसी उत्पाद या सेवा की सफलता में महत्वपूर्ण रूप से योगदान कर सकते हैं। प्रारंभिक उपयोगकर्ता वे होते हैं जो नई नवाचारों को सबसे पहले अपनाने के लिए तैयार रहते हैं और व्यापक बाजार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रारंभिक उपयोगकर्ता कौन होते हैं? प्रारंभिक उपयोगकर्ता एक छोटे लेकिन प्रभावशाली समूह होते हैं जो जोखिम उठाने और नए उत्पादों को आजमाने के लिए तैयार रहते हैं। वे अक्सर नई तकनीकों और रुझानों के प्रति उत्साही होते हैं और अपने क्षेत्रों में अग्रणी बनने का आनंद लेते हैं। उनकी प्रयोगशीलता और अपने अनुभवों को साझा करने की इच्छा उन्हें उत्पाद की प्रारंभिक सफलता और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं की विशेषताएं, नवाचार में उच्च रुचि, जोखिम उठाने की तत्परता, अपनी राय और अनुभव साझा करने का आनंद, अपने सामाजिक दायरे में महत्वपूर्ण प्रभाव। प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं को पकड़ने का महत्व। प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं को पकड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रारंभिक सत्यापन और आवश्यक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं जो उत्पाद को समायोजित और सुधारने में मदद करती है। इसके अलावा उनके सकारात्मक सिफारिशें और अनुभव अधिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर सकते हैं और एक वफादार ग्राहक आधार स्थापित कर सकते हैं। प्रारंभिक सत्यापन। प्रारंभिक उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण सत्यापन प्रदान करते हैं जो बाजार में कर्षण प्राप्त करने में मदद कर सकता है। मूल्यवान प्रतिक्रिया, उनकी राय और सुझाव सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए अमूल्य होते हैं। विचार का प्रसार। प्रारंभिक उपयोगकर्ता अक्सर प्रभावशाली होते हैं जो व्यापक दर्शकों तक विचार के प्रसार में मदद कर सकते हैं। प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने की रणनीतियां। विशिष्टता की पेशकश। प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं को महसूस कराना कि उन्हें कुछ विशिष्ट प्राप्त हो रहा है, एक महान प्रेरक हो सकता है। प्रारंभिक पहुंच कार्यक्रम या सीमित संस्करण प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर सकते हैं। समुदाय बनाना। प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं के समुदाय को प्रोत्साहित करना एक भावना का निर्माण कर सकता है और वफादारी को मजबूत कर सकता है। फोरम, सोशल मीडिया समूह और विशेष इवेंट इस समुदाय को बनाने में मदद कर सकते हैं। प्रोत्साहन और पुरस्कार, छूट, भविष्य के संस्करणों तक प्रारंभिक पहुंच या सार्वजनिक मान्यता जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं को उत्पाद को आजमाने और साझा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। उपयोगकर्ता अनुभव पर ध्यान देना। सुनिश्चित करना कि उपयोगकर्ता का अनुभव प्रारंभ से ही असाधारण है, प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं को बनाए रखने और उन्हें ब्रांड के समर्थकों में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। सफल प्रारंभिक उपयोग के उदाहरण, ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स ने प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए रेफरल रणनीति का उपयोग किया, जिसमें सेवा को आजमाने के लिए अपने दोस्तों को आमंत्रित करने वालों को अतिरिक्त संग्रहण स्थान प्रदान किया गया। इस रणनीति ने न केवल प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया बल्कि उत्पाद को तेजी से फैलाने में भी मदद की। टेस्ला ने अपने नवाचारों के साथ प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं का ध्यान खींचा, विशेष रूप से उनके इलेक्ट्रिक वाहनों में। टेस्ला कारों के प्रारंभिक खरीदारों ने न केवल उन्नत तकनीक का आनंद लिया बल्कि वे ब्रांड के राजदूत भी बन गए, अपने उत्साह और अनुभव को दूसरों के साथ साझा किया। क्लब हाउस ने अनन्य आमंत्रण केवल पहुंच की पेशकश करके जल्दी से कर्षण प्राप्त किया, जिसने प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया और तेजी से बढ़ते उपयोगकर्ता आधार को प्रेरित किया। प्रारंभिक और बाद के बहुमत में परिवर्तन। जबकि प्रारंभिक उपयोगकर्ता किसी उत्पाद की प्रारंभिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है कि बाद के बहुमत में परिवर्तन की योजना बनाई जाए।
प्रारंभिक बहुमत अगले उपयोगकर्ताओं का खंड होता है जो प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं के बाद उत्पाद को अपनाते हैं और व्यापक बाजार पैठ को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। परिवर्तन की रणनीतियाँ, पहुंच का विस्तार करें। प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं की सफलताओं और प्रशंसापत्रों का उपयोग करके प्रारंभिक बहुमत को आकर्षित करें। उपयोगिता में सुधार करें, सुनिश्चित करें कि उत्पाद व्यापक दर्शकों के लिए उपयोग में आसान है। विश्वास बढ़ाएं, सामाजिक प्रमाण और आश्वासन प्रदान करें, जैसे समीक्षाएं और केस स्टडीज, ताकि अधिक सतर्क उपयोगकर्ताओं को विश्वास में लिया जा सके। निरंतर प्रतिक्रिया, उत्पाद की निरंतर सुधार के लिए निरंतर प्रतिक्रिया आवश्यक है। प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं को एक सतत संवाद में शामिल करना समस्याओं और नवाचार के अवसरों की पहचान करने में मदद कर सकता है और बदलती बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने में मदद कर सकता है। प्रतिक्रिया तंत्र, सर्वेक्षण और प्रश्नावली, उत्पाद के विभिन्न पहलुओं पर संरचित राय एकत्र करें। फोकस समूह, विस्तृत चर्चाओं के लिए उपयोगकर्ताओं के छोटे समूहों को इकट्ठा करें। उपयोग विश्लेषण, विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके ये समझें कि उपयोगकर्ता उत्पाद के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और समस्याएं कहां उत्पन्न हो सकती हैं। प्रभावी प्रतिक्रिया के उदाहरण, स्लैक ने अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने और सुधारने के लिए अपने उपयोगकर्ताओं की निरंतर प्रतिक्रिया का उपयोग किया है। प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं को सुनकर और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर समायोजन करके इसकी विस्फोटक वृद्धि की कुंजी रही है। इंस्टाग्राम ने कई लोकप्रिय फीचर्स जैसे कि स्टोरीज उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया और रुझानों के आधार पर लागू किए हैं। निष्कर्ष, सारांश में, प्रारंभिक उपयोगकर्ता किसी भी नवाचारी उत्पाद या सेवा की सफलता के लिए मौलिक होते हैं। इन उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करना, उन्हें संलग्न करना और उनसे सीखना वह सत्यापन और गति प्रदान कर सकता है जो व्यापक बाजार को अपनाने के लिए आवश्यक है। प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं को पकड़ने के लिए रणनीतियों को समझकर और लागू करके कंपनियां बढ़ने और प्रतिस्पर्धी वातावरण में फलने फूलने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकती हैं। अध्याय 5, उल्लेखनीय उत्पादों का निर्माण। इस अध्याय में सेठ गोर्डन बताते हैं कि कैसे कंपनियां ऐसे उत्पादों और सेवाओं को डिजाइन और विकसित कर सकती हैं जो स्वाभाविक रूप से उल्लेखनीय हों। मुख्य विचार यह है कि एक पर्पल काउ बनने के लिए एक उत्पाद को अपनी श्रेणी में महत्वपूर्ण और आकर्षक तरीके से खड़ा होना चाहिए। रेडिकल इनोवेशन की आवश्यकता, उल्लेखनीय उत्पादों का निर्माण रेडिकल इनोवेशन की मांग करता है, न कि केवल धीरे धीरे सुधार करने की। कंपनियों को मानदंडों को चुनौती देने और अपनी पेशकशों को पूरी तरह से पुनः कल्पना करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि वे वास्तव में कुछ अद्वितीय बना सकें। रेडिकल इनोवेशन का उदाहरण, एप्पल द्वारा आईफोन का लॉन्च रेडिकल इनोवेशन का एक प्रमुख उदाहरण है। इसने न केवल मौजूदा फोन को बेहतर बनाया, बल्कि यह पुनः परिभाषित किया कि एक मोबाइल फोन क्या हो सकता है। आईपॉड, कैमरा और नेविगेशन डिवाइस की कार्यक्षमताओं को एक में एकीकृत किया। ग्राहकों को समझना, कुछ उल्लेखनीय बनाने के लिए ग्राहकों को गहराई से समझना महत्वपूर्ण है। इसमें उनकी जरूरतों, इच्छाओं, समस्याओं और व्यवहारों को जानना शामिल है। बाजार अनुसंधान, साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अवलोकन अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। ग्राहक अनुभव मानचित्रण जैसी उपकरण प्रत्येक संपर्क बिंदु को दृश्य बनाने और नवाचार के अवसरों को उजागर करने में मदद कर सकते हैं। उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन एक ऐसा दृष्टिकोण है जो उत्पाद विकास प्रक्रिया के केंद्र में अंतिम उपयोगकर्ता की जरूरतों और इच्छाओं को रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि उत्पाद न केवल कार्यात्मक हो बल्कि वांछनीय और उपयोग में आसान भी हो। उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन के सिद्धांत, सहानुभूति, उपयोगकर्ता की भावनाओं को समझना और साझा करना। परिभाषा, उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से हल की जा रही समस्या को स्पष्ट करना। विचार, संभावित विचारों और समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न करना। प्रोटोटाइपिंग, परीक्षण और परिशोधन के लिए उत्पाद के प्रारंभिक संस्करण बनाना। परीक्षण, वास्तविक उपयोगकर्ताओं के साथ प्रोटोटाइप का मूल्यांकन करना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना। मूल्य नवाचार का सिद्धांत, जिसे ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी पुस्तक द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, प्रतिस्पर्धा से भरे बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक अछूते बाजार में नई मांग बनाने पर केंद्रित है। कुंजी यह है कि ग्राहकों को कुछ ऐसा अनूठा पेश किया जाए जो असाधारण मूल्य प्रदान करता हो। मूल्य नवाचार का उदाहरण, सर्क डू सोले ने पारंपरिक सकस तत्वों जैसे जानवरों को हटाकर और नाटकीय और कलात्मक तत्वों को जोड़कर सकस के विचार को पुनः परिभाषित किया, जिससे एक अनूठा अनुभव बना जो पूरी तरह से नए दर्शकों को आकर्षित करता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रौद्योगिकी उल्लेखनीय उत्पादों के निर्माण में एक महान सहायक हो सकती है। उभरती हुई तकनीकों का उपयोग करके नवाचारी विशेषताएं विकसित करना एक उत्पाद को बाजार में अलग कर सकता है। प्रौद्योगिकी एकीकरण, टेस्ला जैसी कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को अलग करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया है, जिसमें स्वायत्त ड्राइविंग और ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी विशेषताएं शामिल हैं। कहानियां और कथाएं एक उल्लेखनीय उत्पाद को एक किंवदंती में बदल सकती हैं।
एक अच्छी कहानी उत्पाद के मूल्य को समझा सकती है, ग्राहकों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सकती है और उत्पाद को और अधिक यादगार बना सकती है। सफल कथा का उदाहरण, टॉम्स ने अपनी 1 for 1 कहानी का उपयोग किया है, जहां हर बेचे गए जूते के लिए एक और जोड़ी जरूरतमंद बच्चे को दान की जाती है, जिससे ग्राहकों के साथ एक शक्तिशाली भावनात्मक संबंध बनता है। निष्पादन की पूर्णता, एक उल्लेखनीय उत्पाद केवल एक महान विचार पर आधारित नहीं है, बल्कि पूर्ण निष्पादन पर भी आधारित है। इसमें उत्पाद की गुणवत्ता, ग्राहक अनुभव और बिक्री के बाद की समर्थन शामिल है। विवरण पर ध्यान, एप्पल और BMW जैसी कंपनियां अपने विवरणों पर ध्यान देने के लिए जानी जाती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि उनके उत्पाद और ग्राहक अनुभव का हर पहलू बेहतरीन हो। लचीलापन और अनुकूलता, बाजार और उपभोक्ता प्राथमिकताएं लगातार बदलती रहती हैं। कंपनियों को लचीला होना चाहिए और बदलते परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों को जल्दी से समायोजित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अनुकूलता का उदाहरण, नेटफ्लिक्स ने DVD रेंटल सेवा के रूप में शुरू किया और उपभोक्ता की वीडियो स्ट्रीमिंग प्राथमिकता के बदलाव को जल्दी से अपनाया, जिससे वो स्ट्रीमिंग सेवा का अग्रणी बन गया। क्रॉस फंक्शनल सहयोग, उल्लेखनीय उत्पादों के विकास के लिए कंपनी के विभिन्न विभागों के बीच करीबी सहयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें विपणन, डिजाइन, इंजीनियरिंग और ग्राहक सेवा शामिल हैं। ये सुनिश्चित करता है कि सभी दृष्टिकोणों पर विचार किया जाए और अंतिम उत्पाद सामंजस्यपूर्ण और अच्छी तरह से निष्पादित हो। बहुविषयी टीमों, गूगल ने क्रॉस फंक्शनल सहयोग को बढ़ावा दिया है, जिसमें इंजीनियरों, डिजाइनरों और विपणक शामिल होते हैं जो परियोजना की शुरुआत से एक साथ काम करते हैं। सतत मूल्यांकन और सुधार, एक बार जब उत्पाद बाजार में होता है तो इसके प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन और सुधार के तरीके खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनियों को ग्राहक प्रतिक्रिया और बाजार के रुझानों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और आवश्यक समायोजन करने चाहिए। प्रतिक्रिया चक्र, एक सतत प्रतिक्रिया और सुधार चक्र को लागू करें, जैसा कि Amazon ने उत्पाद समीक्षाओं और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तेजी से सुधार कार्यान्वयन के साथ किया है। उल्लेखनीय उत्पादों के उदाहरण, डायसन ने अपने बैगलेस साइक्लोन टेक्नोलॉजी के साथ वैक्यूम क्लीनर उद्योग में क्रांति ला दी। नवाचार और डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करने से डायसन एक गुणवत्ता और दक्षता का पर्याय बन गया है। गोप्रो ने एक मजबूत और उपयोगकर्ता मित्र कैमरा प्रदान करके एक्शन कैमरा बाजार को बदल दिया, जो चरम अनुभवों को अद्वितीय दृष्टिकोण से कैप्चर कर सकता है। इसके नवाचारी डिजाइन और समुदाय पर ध्यान केंद्रित करने से इसकी सफलता की कुंजी बनी है। पेलेटॉन ने उच्च गुणवत्ता वाले व्यायाम उपकरण और लाइव और ऑन डिमांड कक्षाओं को मिलाकर घरेलू फिटनेस बाजार को पुनः परिभाषित किया है, जिससे एक इमर्सिव उपयोगकर्ता अनुभव बना है। अध्याय 6, विपणन में उल्लेखनीय होना। इस अध्याय में सेठ गोर्डन इस बारे में बताते हैं कि व्यवसाय कैसे अपनी विपणन रणनीतियों में उल्लेखनीयता की अवधारणा को लागू कर सकते हैं। भीड़भाड़ वाले बाजार में खड़े होने की कुंजी केवल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए विपणन का उपयोग करना नहीं है, बल्कि एक कहानी और अनुभव बनाने के लिए है जो ग्राहकों के साथ गहराई से जुड़ता है। दर्शकों को समझना, विपणन में उल्लेखनीय होने का पहला कदम दर्शकों को गहराई से समझना है। इसमें उनकी इच्छाओं, जरूरतों, समस्याओं और व्यवहारों को जानना शामिल है। दर्शकों की गहरी समझ से कंपनियां ऐसे संदेश और अभियान बना सकती हैं जो वास्तव में ग्राहकों से जुड़ते हैं। बाजार विभाजन, बाजार को विशिष्ट खंडों में विभाजित करना संदेशों को व्यक्तिगत बनाने और प्रासंगिकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसमें जनसांख्यिकी, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक विभाजन शामिल हैं। खरीदार व्यक्तित्व, आदर्श ग्राहकों के विस्तृत प्रोफाइल बनाना अधिक प्रभावी अभियानों के निर्माण में मार्गदर्शन कर सकता है। इन प्रोफाइल में ग्राहकों के रुचियों, चुनौतियों और प्रेरणाओं के बारे में जानकारी शामिल होती है। शक्तिशाली कहानियां बनाना, कहानियां विपणन में एक शक्तिशाली उपकरण हैं। उल्लेखनीय कंपनियां ऐसी कहानियां बताती हैं जो कल्पना को पकड़ती हैं, भावनाओं को उत्पन्न करती हैं और ग्राहकों के साथ एक स्थायी संबंध बनाती हैं। एक अच्छी तरह से गढ़ी गई कहानी उत्पाद को यादगार और वांछनीय बना सकती है। नैरेटिव का उदाहरण, कोका कोला का शेयर कोक अभियान, जिसने बोतलों को व्यक्तिगत नामों के साथ अनुकूलित किया, एक व्यक्तिगत संबंध बनाया और ग्राहकों को सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित किया। प्रामाणिकता, प्रामाणिक और वास्तविक कहानियां ग्राहकों के साथ अधिक गहराई से जुड़ती हैं। कंपनियों को अपनी कथाओं में पारदर्शी और सुसंगत रहना चाहिए ताकि विश्वास बना रहे। सोशल मीडिया का लाभ उठाना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उल्लेखनीय विपणन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये व्यवसायों को ग्राहकों के साथ सीधे संवाद करने, सामग्री साझा करने और अपने संदेश को बढ़ाने की अनुमति देते हैं। उपयोगकर्ता जनित सामग्री, UGC, उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाई गई सामग्री को प्रोत्साहित करना और साझा करना प्रामाणिकता और पहुंच को बढ़ा सकता है। अभियान जो ग्राहकों को उत्पाद के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं, बहुत प्रभावी हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म विशिष्ट रणनीतियां, प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना प्रारूप और दर्शक होता है।
यह महत्वपूर्ण है कि सामग्री को प्रत्येक प्लेटफॉर्म की विशेषताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाए, चाहे वो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर या लिंक्डइन हो। ब्रांड अनुभव। यादगार ब्रांड अनुभव बनाना एक उत्पाद को केवल एक वस्तु से अधिक बना सकता है, ये ग्राहकों के जीवन का हिस्सा बन सकता है। उल्लेखनीय अनुभव ब्रांड के साथ भावनात्मक संबंध बनाते हैं। इवेंट्स और लाइव एक्टिवेशन का आयोजन रुचि पैदा कर सकता है और ग्राहकों को ब्रांड को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने की अनुमति देता है। उदाहरणों में उत्पाद लॉन्च, पॉपअप स्टोर्स और इंटरैक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन शामिल हैं। संवेदी विपणन। संवेदी तत्वों का उपयोग करके एक इमर्सिव अनुभव बनाना ब्रांड को अधिक यादगार बना सकता है। इसमें उत्पाद से जुड़े दृश्य डिजाइन, ध्वनियां, सुगंध और स्पर्श तत्व शामिल हो सकते हैं। मापन और अनुकूलन। विपणन रणनीतियों के प्रभाव का मापन ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। अभियान के प्रदर्शन को ट्रैक करने और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग भविष्य के निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकता है। मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPIs। विपणन अभियानों की सफलता को मापने के लिए स्पष्ट KPIs स्थापित करना, जैसे कि पहुंच, रूपांतरण दर, संलग्नता और निवेश पर वापसी ROI। AB परीक्षण। एक संदेश या विज्ञापन के विभिन्न संस्करणों का परीक्षण करना, ये देखने के लिए कि कौन सा दर्शकों के साथ बेहतर प्रतिध्वनित होता है, अभियान की प्रभावशीलता को अनुकूलित कर सकता है। विपणन में निरंतर नवाचार। विपणन में उल्लेखनीय होने का अर्थ ये भी है कि नवाचार करने और नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहना। अभियान जो परंपरा से हटकर हैं और दर्शकों को आश्चर्यचकित करते हैं, उनके खड़े होने की अधिक संभावना होती है। नवाचार का उदाहरण रेड बुल का गुरिल्ला विपणन अभियान, जिसमें एक एथलीट ने स्ट्रेटोस्फीयर से कूद मारी। ये दिखाता है कि कैसे एक साहसिक और नवाचारी विचार वैश्विक ध्यान आकर्षित कर सकता है और ब्रांड की छवि को एक अग्रणी और साहसी के रूप में सुदृढ़ कर सकता है। वफादारी और समुदाय बनाना। ब्रांड के आसपास एक वफादार समुदाय का निर्माण ऐसे समर्थकों को उत्पन्न कर सकता है जो न केवल दोहराए गए ग्राहक बनते हैं, बल्कि सक्रिय रूप से ब्रांड को दूसरों को भी बढ़ावा देते हैं। वफादारी कार्यक्रमों का निर्माण और एक सक्रिय समुदाय को प्रोत्साहित करना अत्यधिक लाभदायक हो सकता है। वफादारी कार्यक्रम। वफादार ग्राहकों को पुरस्कार और विशेष लाभ प्रदान करना प्रतिधारण और ग्राहक जीवनकाल मूल्य को बढ़ा सकता है। ऑनलाइन समुदाय। ऑनलाइन समुदायों को प्रोत्साहित करना जहां ग्राहक एक दूसरे और ब्रांड के साथ संवाद कर सकते हैं, संबंध और वफादारी को मजबूत कर सकता है। सभी चैनलों का एकीकरण। एक सर्व चैनल विपणन रणनीति का उपयोग करके ये सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को सभी स्पर्श बिंदुओं पर एक सुसंगत और सहज अनुभव प्राप्त हो। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों को एकीकृत करना शामिल है ताकि अधिकतम प्रभाव प्राप्त किया जा सके। सर्व चैनल का उदाहरण नाइक ने अपने ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव को अपने भौतिक स्टोर्स के साथ सहजता से एकीकृत किया है, जिससे ग्राहकों को ऑनलाइन उत्पाद आरक्षित करने और स्टोर में उठाने की अनुमति मिलती है, और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके स्टोर में खरीदारी के अनुभव को बढ़ाया गया है। व्यवहारिक सफलता की कहानियां। पैटागोनिया ने आउटडोर कपड़ों और उपकरणों के बाजार में एक मजबूत ब्रांड बनाया है, जिसमें स्थिरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है। इसका विपणन इन मूल्यों पर केंद्रित है और इसके चारों ओर एक प्रतिबद्ध समुदाय बनाया है। लुलुलेमन ने योग और फिटनेस परिधानों के बाजार में उत्कृष्टता प्राप्त की है, जो अपने उत्पादों की गुणवत्ता और डिजाइन के साथ साथ ब्रांड की स्वास्थ्य दर्शन शास्त्र को भी सराहा गया है। रेड बुल ने कंटेंट मार्केटिंग और लाइव इवेंट्स का उपयोग करके चरम खेलों और रोमांचक जीवनशैली के शौकीनों के एक विशिष्ट बाजार को आकर्षित किया है, जो इसके लक्षित दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। इन रणनीतियों को लागू करके कंपनियां अपने विपणन को उल्लेखनीय बना सकती हैं, प्रतिस्पर्धी बाजार में अपने दर्शकों का ध्यान और वफादारी प्राप्त कर सकती हैं। अध्याय 7 माइक्रो मार्केट्स का महत्व। इस अध्याय में सेथ गोर्डन माइक्रो मार्केट्स के महत्व और यह कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं के बारे में चर्चा करते हैं। माइक्रो मार्केट्स या निश मार्केट्स छोटे विशिष्ट बाजार खंड होते हैं जहां एक कंपनी प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा से खुद को अलग कर सकती है। माइक्रो मार्केट क्या है? माइक्रो मार्केट एक बहुत ही विशिष्ट बाजार खंड होता है जिसकी अनूठी आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं। व्यापक दर्शकों को विभिन्न रुचियों के साथ आकर्षित करने के बजाय एक माइक्रो मार्केट को लक्षित करने वाली कंपनी एक छोटे लेकिन अत्यधिक संलग्न ग्राहक समूह की विशिष्ट मांगों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती है। माइक्रो मार्केट की विशेषताएं। आकार में छोटा और स्पष्ट रूप से परिभाषित, विशिष्ट आवश्यकताएं और इच्छाएं, विशेष पेशकश के कारण उच्च ग्राहक वफादारी, व्यापक बाजारों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धा। माइक्रो मार्केट्स पर ध्यान केंद्रित करने के फायदे। कम प्रतिस्पर्धा। माइक्रो मार्केट्स में आमतौर पर कम प्रतिस्पर्धा होती है क्योंकि कई कंपनियां व्यापक बाजारों को लक्षित करना पसंद करती हैं। यह विशेष कंपनियों को उस खंड में अधिक बाजार हिस्सेदारी पकड़ने की अनुमति देता है। उच्च ग्राहक वफादारी। विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करके कंपनियां एक वफादार ग्राहक आधार बना सकती हैं जो उनकी विशेष आवश्यकताओं की देखभाल को महत्व देता है।
बेहतर ग्राहक संबंध। कंपनियां माइक्रो मार्केट्स में ग्राहकों के साथ अधिक व्यक्तिगत और सार्थक रूप से जुड़ सकती हैं, जिससे दीर्घकालिक संबंध बनाना आसान हो जाता है। नवाचार और विशेषज्ञता। माइक्रो मार्केट पर ध्यान केंद्रित करने से कंपनियां विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता और नवाचार कर सकती हैं, लगातार अपनी पेशकशों में सुधार कर सकती हैं। माइक्रो मार्केट्स की पहचान के लिए रणनीतियां। बाजार अनुसंधान। उन विशिष्ट बाजार खंडों की पहचान करने के लिए विस्तृत शोध करना जो वर्तमान पेशकशों द्वारा अच्छी तरह से सेवा नहीं किए गए हैं। रुझान विश्लेषण। उभरते रुझानों और उपभोक्ता व्यवहार में बदलावों का अवलोकन करना ताकि निश अवसरों की पहचान हो सके। सर्वेक्षण और प्रतिक्रिया। मौजूदा और संभावित ग्राहकों से प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया एकत्र करना ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और इच्छाओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण। प्रतियोगियों का अध्ययन करना ताकि उन क्षेत्रों की पहचान हो सके जहां ग्राहक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं और जहां अंतर के अवसर हो सकते हैं। सफल कंपनियों के उदाहरण जो माइक्रो मार्केट्स में सफल रहीं। वॉबी पाकर ने स्टाइलिश और सस्ती आईवेयर के निश बाजार पर ध्यान केंद्रित किया, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को सुलभ कीमतों पर और एक सुविधाजनक ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव के साथ प्रदान किया। ब्लू एप्रन ने घरेलू रसोइयों के लिए भोजन किट वितरण सेवा के निश में एक पहचान बनाई, जो ग्राहकों को स्वस्थ भोजन घर पर पकाने की सुविधा प्रदान करता है। गोप्रो ने एक्शन कैमरा बाजार में ध्यान केंद्रित किया, चरम खेल प्रेमियों के लिए एक मजबूत और उपयोग में आसान कैमरा प्रदान किया, जो अद्वितीय दृष्टिकोण से उच्च एड्रेनालिन अनुभवों को कैप्चर कर सकता है। माइक्रो मार्केट्स के लिए उत्पादों का विकास। माइक्रो मार्केट्स के लिए उत्पादों का विकास लक्षित खंड की अनूठी जरूरतों और इच्छाओं को समझने और ऐसी पेशकशों को डिजाइन करने पर आधारित होता है जो इन आवश्यकताओं को विशिष्ट तरीके से पूरा करती हैं। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं जो इसे हासिल करने में मदद कर सकती हैं। अनुकूलन। व्यक्तिगत या अनुकूलित उत्पादों की पेशकश करना एक महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है, क्योंकि यह ग्राहकों को महसूस कराता है कि उत्पाद विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया है। उच्च गुणवत्ता और विवरण पर ध्यान। माइक्रो मार्केट के ग्राहक अक्सर गुणवत्ता और विवरण पर ध्यान देते हैं। ये सुनिश्चित करना कि उत्पाद निष्पादन में असाधारण हो, इन ग्राहकों को आकर्षित और बनाए रखने में मदद कर सकता है। निरंतर नवाचार। रुझानों के आगे बने रहना और माइक्रो मार्केट की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार नवाचार करना प्रासंगिकता और ग्राहक प्राथमिकता बनाए रखने में मदद कर सकता है। माइक्रो मार्केट्स में विपणन। माइक्रो मार्केट्स में विपणन के लिए व्यापक विपणन से अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ प्रभावी रणनीतियाँ दी गई हैं। विशिष्ट सामग्री। ऐसी सामग्री बनाएं जो विशिष्ट रूप से माइक्रो मार्केट की जरूरतों और इच्छाओं से मेल खाती हो। इसमें ब्लॉग, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट शामिल हो सकते हैं जो निश विशिष्ट विषयों को संबोधित करते हैं। समुदाय और वफादारी। ब्रांड के चारों ओर एक समुदाय का निर्माण वफादारी को मजबूत कर सकता है। इसमें फोरम, सोशल मीडिया समूह और लाइव इवेंट शामिल हो सकते हैं जहां ग्राहक एक दूसरे और ब्रांड के साथ संवाद कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विपणन। व्यक्तिगत ईमेल अभियानों जैसे प्रत्यक्ष विपणन तकनीकों का उपयोग करना माइक्रो मार्केट्स में बहुत प्रभावी हो सकता है, क्योंकि ये ग्राहकों के साथ अधिक प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संचार की अनुमति देते हैं। सफल विपणन के उदाहरण। पैटागोनिया ने बाहरी कपड़े और उपकरणों के निश बाजार में एक मजबूत ब्रांड बनाया है, जो स्थिरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर जोर देता है। इसका विपणन इन मूल्यों पर केंद्रित है और इसके चारों ओर एक प्रतिबद्ध समुदाय बनाया है। लुलुलेमन ने योग और फिटनेस परिधानों के निश बाजार में उत्कृष्टता प्राप्त की है, जो अपने उत्पादों की गुणवत्ता और डिजाइन के साथ साथ ब्रांड की स्वास्थ्य दर्शन शास्त्र को भी सराहा गया है। रेड बुल ने कंटेंट मार्केटिंग और लाइव इवेंट्स का उपयोग करके चरम खेलों और रोमांचक जीवनशैली के शौकीनों के एक विशिष्ट बाजार को आकर्षित किया है, जो इसके लक्षित दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। माइक्रो मार्केट्स में निरंतर नवाचार। माइक्रो मार्केट्स में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखने के लिए निरंतर नवाचार महत्वपूर्ण है। कंपनियों को अपने निश दर्शकों की बदलती आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए और तदनुसार अनुकूलन और नवाचार के लिए तैयार रहना चाहिए। ग्राहक प्रतिक्रिया। नई आवश्यकताओं और सुधार के अवसरों की पहचान करने के लिए निरंतर ग्राहक प्रतिक्रिया एकत्र और विश्लेषण करें। रुझान निगरानी। उद्योग के रुझानों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर करीबी नजर रखें जो उत्पाद पेशकश को बढ़ाने के लिए लाभ उठाए जा सकते हैं। चपलता। ग्राहक प्रतिक्रिया और बाजार के रुझानों के आधार पर जल्दी से बदलाव और सुधार लागू करने की लचीलापन बनाए रखें। माइक्रो मार्केट्स पर ध्यान केंद्रित करके और इन रणनीतियों को लागू करके कंपनियां उल्लेखनीय उत्पादों और सेवाओं का निर्माण कर सकती हैं जो उनके विशिष्ट निश में खड़ी होती हैं, जिससे ग्राहक वफादारी और सतत विकास बढ़ता है। अध्याय 8। अनुमति विपणन की प्रभावशीलता। इस अध्याय में सेठ गोर्डन अनुमति विपणन परमिशन मार्केटिंग की अवधारणा का अन्वेषण करते हैं, जो ग्राहकों से उनकी अनुमति प्राप्त करने पर केंद्रित है। ये पारंपरिक विपणन के विपरीत है, जो उपभोक्ताओं को बिना उनकी अनुमति के विज्ञापनों से भर देता है। अनुमति विपणन अधिक सम्मानजनक और प्रभावी है क्योंकि यह कंपनी और ग्राहक के बीच विश्वास का एक संबंध स्थापित करता है।
अनुमति विपणन क्या है? अनुमति विपणन एक रणनीति है जहां व्यवसाय उपभोक्ताओं से मार्केटिंग संदेश भेजने से पहले उनकी अनुमति प्राप्त करते हैं। यह अनुमति स्पष्ट हो सकती है, जैसे कि जब कोई ग्राहक समाचार पत्रिका की सदस्यता लेता है, या निहित हो सकती है, जैसे कि जब वे किसी ब्रांड को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। स्पष्ट अनुमति: उपभोक्ता अपनी स्पष्ट सहमति देते हैं कि वे विपणन संचार प्राप्त करने के लिए सहमत हैं, आमतौर पर सदस्यता फॉर्म के माध्यम से या खरीद प्रक्रिया के दौरान। निहित अनुमति: उपभोक्ता व्यवहार के आधार पर, जैसे कि सोशल मीडिया पर किसी ब्रांड को फॉलो करना या कंपनी की सामग्री के साथ इंटरेक्ट करना। अनुमति विपणन के लाभ: प्रासंगिकता और वैयक्तिकरण: अनुमति प्राप्त करके कंपनियां उपभोक्ताओं को अधिक प्रासंगिक और वैयक्तिकृत संदेश भेज सकती हैं, जिससे रूपांतरण की संभावना बढ़ जाती है। लंबे समय तक चलने वाले संबंध: ये ग्राहकों के साथ मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले संबंधों की नींव रखता है, जो विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित होते हैं। उच्च रूपांतरण दर: जिन उपभोक्ताओं ने अनुमति दी है वे अधिक रुचि रखते हैं और अधिक संलग्न होते हैं, जिससे रूपांतरण दर अधिक होती है। कम प्रतिरोध: अनुमति विपणन उपभोक्ताओं की विपणन संदेशों के प्रति जलन और प्रतिरोध को कम करता है, क्योंकि वे केवल वही जानकारी प्राप्त करते हैं जो उन्होंने प्राप्त करने के लिए चुनी है। अनुमति विपणन को लागू करने की रणनीतियां: मूल्य की पेशकश करें: अनुमति प्राप्त करने के लिए व्यवसायों को बदले में कुछ मूल्य प्रदान करना चाहिए, जैसे कि विशेष सामग्री, छूट या उत्पादों तक प्रारंभिक पहुंच। पारदर्शिता: ये स्पष्ट और पारदर्शी होना कि किस प्रकार के संचार भेजे जाएंगे और कितनी बार, उपभोक्ता विश्वास प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आसान सदस्यता और सदस्यता समाप्ति: सदस्यता प्रक्रिया को सरल बनाना और किसी भी समय सदस्यता समाप्त करने के आसान विकल्प प्रदान करना। खंडीकरण और वैयक्तिकरण: अनुमति के माध्यम से प्राप्त जानकारी का उपयोग करके दर्शकों को खंडित करना और विपणन संदेशों को उपभोक्ता के हितों और व्यवहारों के आधार पर वैयक्तिकृत करना। अनुमति विपणन के उदाहरण: Amazon अपने उपयोगकर्ताओं के ब्राउजिंग और खरीद इतिहास के आधार पर वैयक्तिकृत उत्पाद सिफारिशें भेजकर अनुमति विपणन का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। Spotify उपयोगकर्ताओं को नए रिलीज और वैयक्तिकृत संगीत सिफारिशों पर अपडेट प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करता है, जो उनके सुनने की आदतों पर आधारित होता है। Mailchimp व्यवसायों को अनुमति विपणन सिद्धांतों पर आधारित ईमेल अभियानों का प्रबंधन करने में मदद करता है, अनुमति एकत्र करने और ईमेल सूचियों को खंडित करने में आसानी प्रदान करता है। अनुमति विपणन की सफलता का मापन: अनुमति विपणन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कंपनियों को कई प्रमुख मीट्रिक्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओपन रेट: प्राप्तकर्ताओं द्वारा खोले गए ईमेल का प्रतिशत, जो सामग्री के स्तर और प्रासंगिकता को दर्शाता है। क्लिक थ्रू रेट: ईमेल के भीतर लिंक पर क्लिक करने वाले प्राप्तकर्ताओं का प्रतिशत, जो संलग्नता के स्तर को दर्शाता है। रूपांतरण दर: प्राप्तकर्ताओं का प्रतिशत जो वांछित कार्रवाई करते हैं, जैसे कि खरीदारी करना या सेवा के लिए साइन अप करना। सदस्यता समाप्त दर: उन उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत जो ईमेल सूची से सदस्यता समाप्त करते हैं, जो सामग्री या संचार की आवृत्ति के साथ संभावित मुद्दों को इंगित कर सकता है। अनुमति विपणन की चुनौतियां: प्रारंभिक अनुमति प्राप्त करना: उपभोक्ताओं को उनकी संपर्क जानकारी प्रदान करने और अनुमति देने के लिए राजी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर एक विपणन संदेशों से भरे हुए वातावरण में। प्रासंगिकता बनाए रखना: सामग्री को ग्राहकों के लिए प्रासंगिक और मूल्यवान बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि वे रुचि खो न दें और सदस्यता समाप्त न करें। संपर्क आवृत्ति का प्रबंधन: संदेशों की आवृत्ति में सही संतुलन खोजना ताकि ग्राहकों को भारी या परेशान न किया जा सके। सफल अनुमति विपणन के उदाहरण: REI बाहरी खुदरा कंपनी रे अपने ग्राहकों को घटनाओं, प्रचारों और उनके बाहरी गतिविधियों से संबंधित प्रासंगिक सामग्री के बारे में जानकारी भेजने के लिए अनुमति विपणन का उपयोग करती है। HubSpot अनुमति विपणन के साथ सामग्री विपणन को एकीकृत करते हुए गाइड और वेबिनार जैसी मूल्यवान सामग्री प्रदान करता है, जिससे अनुमति प्राप्त करने के बदले में लीड को पोषित करता है। अनुमति विपणन का भविष्य: जैसे जैसे उपभोक्ता प्राप्त होने वाले संचार पर अधिक नियंत्रण की मांग करते हैं, अनुमति विपणन एक महत्वपूर्ण रणनीति बनी रहेगी। बढ़ती गोपनीयता नियमों, जैसे यूरोप में GDPR और कैलिफोर्निया में CCPA के साथ, कंपनियों को उपभोक्ता अनुमति प्राप्त करने और प्रबंधित करने में और अधिक सावधानी बरतनी होगी। अध्याय 9: उल्लेखनीयता की स्थिरता। पर्पल काउ के अंतिम अध्याय में सेथ गोडिन ये बताते हैं कि उल्लेखनीयता की खोज में स्थिरता का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। एक उल्लेखनीय उत्पाद या सेवा बनाना केवल पहला कदम है, उस स्थिति को बनाए रखना और निरंतर नवाचार करना एक सतत चुनौती है जिसके लिए समर्पण और अनुकूलता की आवश्यकता होती है। निरंतर नवाचार की आवश्यकता: बाजार और उपभोक्ता प्राथमिकताएं लगातार बदलती रहती हैं। प्रासंगिक बने रहने के लिए एक कंपनी को निरंतर नवाचार के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसमें न केवल मौजूदा उत्पादों में सुधार करना शामिल है, बल्कि नए अवसरों और उभरते रुझानों का अन्वेषण करना भी शामिल है। निरंतर नवाचार का उदाहरण: एप्पल निरंतर नवाचार का एक उदाहरण है।
आईपॉड से आईफोन, आईपैड और एप्पल वॉच तक, एप्पल ने लगातार ऐसे उत्पाद पेश किए हैं जो उनकी श्रेणियों को पुनः परिभाषित करते हैं और उद्योग मानकों को स्थापित करते हैं। ग्राहक की सुनवाई, प्रासंगिकता बनाए रखने और उल्लेखनीय बने रहने के लिए ग्राहकों की सुनवाई महत्वपूर्ण है। कंपनियों को ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए और अपने नवाचार प्रयासों को मार्गदर्शन के लिए इस प्रतिक्रिया का उपयोग करना चाहिए। प्रतिक्रिया चैनल, सर्वेक्षण, फोकस समूह, सोशल मीडिया निगरानी और ग्राहक सेवा इंटरैक्शन का उपयोग करके प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया एकत्र करना और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। अनुकूलता सफलता की कुंजी। गतिशील बाजार वातावरण में अनुकूलता महत्वपूर्ण है। कंपनियों को जल्दी से पिवट करने और बाजार परिवर्तनों और नए अवसरों के प्रति अपनी रणनीतियों को समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए। अनुकूलता का उदाहरण, नेटफ्लिक्स ने एक मेल ऑर्डर डीवीडी रेंटल सेवा के रूप में शुरू किया और उपभोक्ताओं की स्ट्रीमिंग वीडियो प्राथमिकता के परिवर्तन को जल्दी से अपनाया, जिससे वो स्ट्रीमिंग सेवा का अग्रणी बन गया। कॉर्पोरेट संस्कृति का महत्व। एक ऐसी कॉर्पोरेट संस्कृति जो नवाचार और रचनात्मकता को महत्व देती है, उल्लेखनीयता की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। एक ऐसा वातावरण प्रोत्साहित करना जहां कर्मचारी नए विचार प्रस्तुत करने और प्रयोग करने के लिए प्रेरित महसूस करें, नवाचारी खोजों और कंपनी को अग्रणी बनाए रखने में मदद कर सकता है। रचनात्मकता को बढ़ावा देना। कर्मचारियों के बीच रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए पहचान और पुरस्कार कार्यक्रमों की स्थापना करना। गूगल और 3M जैसी कंपनियां अपने उन नीतियों के लिए जानी जाती हैं जो कर्मचारियों को व्यक्तिगत और नवाचारी परियोजनाओं पर समय देने की अनुमति देती हैं। मापन और समायोजन। नवाचार पहलों के प्रभाव का मापन और परिणामों के आधार पर रणनीतियों को समायोजित करना दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए मीट्रिक्स को लागू करना और आवश्यकतानुसार समायोजन करने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। नवाचार KPI। नवाचार के लिए विशिष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतक स्थापित करना, जैसे कि लॉन्च किए गए नए उत्पादों की संख्या, नए उत्पादों से आने वाले राजस्व का प्रतिशत और हालिया नवाचारों के साथ ग्राहक संतोष। स्थायी ब्रांड बनाना। एक स्थायी ब्रांड बनाना एकल उल्लेखनीय उत्पाद से अधिक की आवश्यकता होती है। इसमें एक दीर्घकालिक दृष्टि और उत्कृष्टता और नवाचार के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। जो कंपनियां इसे हासिल करती हैं वे न केवल जीवित रहती हैं, बल्कि अपने उद्योगों में नेतृत्व करती हैं। दीर्घकालिक दृष्टि। एक स्पष्ट दीर्घकालिक दृष्टि विकसित करना और संवाद करना जो कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों को प्रेरित करे, ध्यान और प्रेरणा बनाए रखने में मदद कर सकता है। इस दृष्टि को कंपनी की निरंतर नवाचार और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। स्थिरता रणनीतियां। जो कंपनियां दीर्घकालिक उल्लेखनीय होना चाहती हैं, उनके लिए स्थिरता एक महत्वपूर्ण विचार बनती जा रही है। स्थिरता प्रथाओं को अपनाने से न केवल पर्यावरण को लाभ होता है, बल्कि एक कंपनी को अलग करने और जागरूक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में भी मदद मिलती है। स्थिरता प्रथाएं। व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में स्थिरता प्रथाओं को लागू करना, आपूर्ति श्रृंखला से लेकर उत्पाद डिजाइन और अपशिष्ट प्रबंधन तक। पैटागोनिया और यूनिलेवर जैसी कंपनियां ऐसे ब्रांडों के उदाहरण हैं जिन्होंने स्थिरता को अपनी मुख्य रणनीतियों में एकीकृत किया है। अंतिम विचार। सारांश में, विपणन में निरंतर सफलता की कुंजी उल्लेखनीय, अद्वितीय और पर्पल काऊ होना है। इसके लिए निरंतर नवाचार, ग्राहक की गहरी समझ और यादगार अनुभव बनाने की क्षमता की आवश्यकता है जो मूल्यवान हो। इस मानसिकता और दृष्टिकोण को अपनाकर कंपनियां न केवल प्रतिस्पर्धी बाजार में जीवित रह सकती हैं, बल्कि पनप सकती हैं और भविष्य की दिशा में नेतृत्व कर सकती हैं।